नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 का वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां, और इसमें पहला नाम है पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार का, जिसने पूंजी जुटाने को लेकर जो पिछले हफ्ते खबरें चल रही थी उसको लेकर एक सफाई जारी की है। उन्होंने कहा कि पूंजी जुटाने के प्लान को फिर से शुरू करने की जो रिपोर्ट्स चल रही हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से गलत हैं। मैनेजमेंट या फिर बोर्ड क्यूआईपी पर विचार कर रहा है, ये खबर असल में पूरी तरह से गलत है। मैनेजमेंट और बोर्ड क्यूआईपी से फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहे हैं। 1424 के करीब एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं। इसमें टारगेट 1640, 1980 और 2400 रुपए के हो सकते हैं, ऐसा बीएनके सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल जी का मानना था। क्योंकि ये जो फंड रेजिंग को लेकर खबरें थी उस वजह से पिछले हफ्ते में स्टॉक काफी ज्यादा गिरा था। ये जो सफाई आई है उसके बाद 9 फरवरी को पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार के शेयर में करीब 2% की मजबूती के साथ 1532 रुपए 10 पैसे के स्तर पर जाकर क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 1571 रुपए 70 पैसे तक भी उछल गया था। फोर्स मोटर्स ने इस हफ्ते एक अधिग्रहण का ऐलान किया है। अधिग्रहण के लिए इस कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है, जिसकी इन्होंने घोषणा की है। वीरा टैनरीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि वीटीपीएल का ये 100% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं, और दोनों कंपनियों के बीच में 175 करोड़ रुपए की रकम में ये डील हुई है, जिसके तहत ये कंपनी वीटीपीएल का 100% हिस्सा खरीदने जा रही है। इस खबर के चलते 9 फरवरी को फोर्स मोटर्स के शेयर में 4.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 22,361 रुपए के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, और 11 फरवरी को तो इस शेयर ने 25,000 का लेवल भी पार कर लिया था। उस दिन इस शेयर ने 25,050 रुपए का रिकॉर्ड हाई लेवल भी टच किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑस्ट्रेलिया की कंज्यूमर गुड्स मार्केट में एंट्री ले ली है। जी हां, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी आरसीपीएल, जिसने गुडनेस ग्रुप ग्लोबल यानी जीजीजी का मेजॉरिटी हिस्सा खरीद दिया है। ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी है जिसकी हिस्सा खरीद से इस कंपनी के हेल्थ बेवरेजेस सेक्टर पर जो फोकस है वो साफ तौर पर नजर आएगा। इस डील के जरिए ऑस्ट्रेलिया के कंज्यूमर गुड्स मार्केट में इस कंपनी ने कदम रख लिया है, और डील के तहत जीजीजी के हेल्दी बेवरेज ब्रांड्स को ये कंपनी प्रमोट करेगी। नेक्सबा और पेस नाम के इस कंपनी के 2 ब्रांड्स हैं, जिसको भारत समेत जो बाकी मार्केट्स हैं उसमें इस कंपनी की ओर से यानी कि आरसीपीएल की ओर से प्रमोट किया जाएगा। 9 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 0.25% की बढ़त के साथ 1461 रुपए 60 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली, यानी कि बाजार ने इस खबर को पसंद किया। अगला नाम है इरिडा का। इरिडा को बोर्ड से पूंजी जुटाने को लेकर मंजूरी मिल गई है, और ये पूंजी जुटाई जाएगी क्यूआईपी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। माना जा रहा है कि एक या फिर उससे ज्यादा चरणों में कुल मिलाकर ये कंपनी 2,994 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाना चाहती है। लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया है कि क्यूआईपी के जरिए 3.76% यानी कि 0.4% से आसपास से ज्यादा का इक्विटी डिल्यूशन नहीं होगा। इस रकम का इस्तेमाल पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के ऊपर किया जाएगा, क्योंकि कंपनी खुद मानती है कि उसके कंपनी में बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और उसके लिए पैसा जुटाने के ऊपर कंपनी साफ तौर पे फोकस कर रही है। बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी का मानना है कि इरिडा के शेयर में आप चाहें तो 130 रुपये 20 पैसे के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 168, उसके बाद 188 रुपये तक के लेवल्स तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। 114 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ये जब खबर आई तो 9 फरवरी को इरिडा के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 130 रुपये 42 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% की बढ़त के साथ 128 रुपये 81 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। केएम बिरला साहब ने इस कंपनी के 4 करोड़ 9 लाख शेयर यानी कि 0.03% हिस्सेदारी खरीदी है, और ये हुआ है 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के दौरान। ये ओपन मार्केट से शेयर खरीदे गए हैं। 30 जनवरी को औसत भाव 10 रुपये 95 पैसे था, जिसके जरिए इन्होंने 2 करोड़ 21 लाख शेयर खरीदे हैं। उसके बाद दोबारा 1 फरवरी को 1 करोड़ 88 लाख शेयर खरीदे गए हैं। इसका औसत भाव था 11 रुपये 13 पैसे का। दिसंबर 2025 तक आपको बता दें कि एम बिरला के पास इस कंपनी की 0.02% हिस्सेदारी थी। शेयरों वाइज देखें तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी 1 करोड़ 94 लाख शेयरों के आसपास की थी। वैसे देखा जाए तो कंपनी में प्रमोटर्स की जो कुल हिस्सेदारी है वो 25.5% के आसपास की है। महेश ओझा जी का मानना है कि वोडाफोन आइडिया में आप चाहें तो 10 रुपये 80 पैसे से लेकर 10 रुपये 60 पैसे इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 9 रुपये 80 पैसे का होगा। ये स्टॉक आपको 12 रुपये 60 पैसे
से लेकर 13 रुपये 80 पैसे तक छोटी अवधि में जाता हुआ नजर आ सकता है। 9 फरवरी को जब ये खबर आई तो उस दिन 4.5% तक का उछाल स्टॉक में देखने को मिला और करीब 4.25% की मजबूती लेकर स्टॉक में 11 रुपये 58 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। 10 फरवरी को फिर से खबर आई कि 2 फरवरी को भी केएम बिरला साहब ने अतिरिक्त 45 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर किए हैं। 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक कुल मिला के देखा जाए 4.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा की खरीदारी प्रमोटर केएम बिरला की ओर से की गई है। उसका इम्पैक्ट इस तरह से हुआ कि 10 फरवरी को शेयर ने एक हाई छुआ कुछ ही मिनटों बाद खुलने के, लेकिन बाद में शेयर करीब 1% के आसपास की गिरावट लेकर 11 रुपये 48 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 12 फरवरी को खबर थी कि जेपी मॉर्गन ने इसकी जो रेटिंग है उसको घटाकर अंडरवेट कर दिया, यानी कि डाउनग्रेड कर दिया है और जो टारगेट प्राइस दिया है वह 9 रुपये का है, जो कि उस समय के मौजूदा भाव से करीब 25 से 30% नीचे है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पर एसआर वेल्थ के जो फाउंडर हैं लोकेश सेठिया जी, उनका ये मानना है कि 10 रुपये 70 पैसे से 10 रुपये 80 पैसे की रेंज में आप इसमें खरीदारी कीजिए, 9.5 रुपये पर टारगेट सेट कीजिए, 6 महीने से लेकर 3 साल तक आप इसे होल्ड कीजिए। 15 रुपये से लेकर 30 रुपये तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 12 फरवरी को शेयर में 11 रुपये 32 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली क्योंकि डाउनग्रेड आया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 2.5% नीचे 11 रुपये 55 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। बोर्ड से अहम मंजूरी मिलने के बाद सरकारी कंपनी BEML का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश यानी कि MP में इस कंपनी को 1500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी नई रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऊपर की गई है। अगले 5 साल में चरणबद्ध तरीके से यानी कि फेजिस में ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। और 6 फरवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे आए थे, यानी कि पिछले शुक्रवार को, और उस समय आप देखें तो कमज़ोर नतीजों की वजह से यह शेयर 5% लुढ़क गया था। लेकिन ये जो खबर आई उस वजह से आप देखेंगे तो शेयर में हमने एक रिवाइवल देखा। 9 फरवरी को BEML के शेयर में करीब 9% की मजबूती के साथ 1761 रुपये 20 पैसे के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है और ये हुआ है तीसरी तिमाही के दमदार नतीजों के बाद। इस बैंक ने शेयर ने 1150 रुपये का रिकॉर्ड हाई छुआ तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद, क्योंकि नंबर्स बहुत सॉलिड आए थे। Q3 में इस बैंक का मुनाफा 24.5% बढ़कर 21,028 करोड़ रुपए पर रहा और उसके बाद बैंक ने जो डिपॉजिट्स को लेकर अपनी गाइडेंस है उसको भी ऊपर की ओर रिवाइज किया था। 9 फरवरी को SBI के शेयर में करीब 7.5% की मजबूती के साथ 1146 रुपये के स्तर पर जाकर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 11 फरवरी को खबर थी कि मार्केट कैप के हिसाब से ये देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। TCS को पछाड़कर ये चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। दरअसल हुआ यूं कि जो SBI के शेयर में नतीजों के बाद तेजी आई, उसके बाद इस बैंक का मार्केट कैप बढ़कर ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया और TCS का शेयर जो कि इस हफ्ते गिरावट झेलता हुआ नजर आया, उसका मार्केट कैप घटकर 10.5 लाख करोड़ रुपए के भी नीचे पहुंच गया। तो TCS को पछाड़ SBI इस हफ्ते देश की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनती हुई नजर आई और ये कीर्तिमान इसने हासिल किया। 11 फरवरी को उस दिन SBI के शेयर में करीब 3.5% की मजबूती के साथ 1182 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। वहीं दूसरी ओर TCS का शेयर 2.5% से ज़्यादा लुढ़क गया, 2909 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 12 फरवरी को TCS का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए के भी नीचे फिसलता हुआ दिखा और दिसंबर 2020 के बाद ये पहली बार हुआ है जब TCS का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के भी नीचे फिसलता हुआ दिखा। 12 फरवरी को TCS के शेयर ने 2724 रुपये का नया 52 वीक लो भी टच किया और करीब 6% नीचे 2741 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ नजर आया। इस हफ्ते सरकारी कंपनी PFC ने दूसरी सरकारी कंपनी REC के अधिग्रहण का ऐलान किया है। इस कंपनी के बोर्ड ने REC का 52.63% सरकारी हिस्सा खरीदने को मंजूरी दे दी। अधिग्रहण के बाद ये कंपनी यानी कि REC PFC की सब्सिडरी कंपनी के रूप में कामकाज करेगी। CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी के बाद बोर्ड की ओर से ये जो फैसला है वो लिया गया है। इनफैक्ट इसको लेकर वित्त मंत्री जी ने बजट में भी अपनी स्पीच में ऐलान किया था। 9 फरवरी को PFC के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 415 रुपये 20 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 405 रुपये 50 पैसे तक भी फिसल गया था। वहीं दूसरी ओर REC का शेयर ज़्यादा दबाव में था, करीब 3.5% की गिरावट लेकर ये शेयर 359 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और इंट्राडे लो तो 354 रुपये 35 पैसे का था। IDBI बैंक के लिए वित्तीय बोलियां मंगवाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां मंगवाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसा
दीपम की ओर से जो अनाउंसमेंट है वो इस हफ्ते आता हुआ दिखा। इसकी बोली लगाने में फेयरफैक्स फाइनेंशियल, एमिरेट्स, एनबीडी जैसे जो नाम है वो शामिल है, ऐसा एक रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको साफ किया कि विनिवेश के लिए उन्होंने वित्तीय बोली जमा नहीं की है, जो कि वाइडली एंटीसिपेटेड था। कोटक बैंक की बोली ना लगाने की वजह से 102 रुपये 91 पैसे तक ये शेयर फिसलता हुआ नजर आया था। 9 फरवरी को आईडीबीआई बैंक के शेयर में करीब 3.25% की गिरावट के साथ 104 रुपये 4 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में शेयर 102 रुपये 91 पैसे तक भी फिसल गया था। एसबीआई के अलावा नतीजों के बाद बीएसई के शेयर ने भी रिकॉर्ड हाई टच किया। इसी हफ्ते में 10 फरवरी को शेयर ने 3,188 रुपये 40 पैसे का रिकॉर्ड हाई छुआ। दरअसल हुआ ये कि तीसरी तिमाही में यानी कि Q3 में इस कंपनी का मुनाफा 3.25 गुना के आसपास बढ़ा और वो 600 करोड़ रुपए के पार पहुंचता हुआ दिखा। हालांकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि बीएसई के शेयर में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि लंबी अवधि के लिए पैसा लगाकर आपको इसमें भूल जाना चाहिए, ऐसा एसआर वेल्थ के फाउंडर पार्टनर लोकेश सेठिया जी का मानना है। 10 फरवरी को बीएसई के शेयर में करीब 6.5% की मजबूती के साथ 3,174 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर समाप्ति देखने को मिली। अदानी ग्रुप ने बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की शुरुआत कर दी है। दरअसल हुआ यह है कि अदानी एनर्जी, जो कि अदानी ग्रुप की एक एनर्जी कंपनी है, उसको एक ग्रुप कंपनी है, माफ़ कीजिए, उसको जापानी बैंकों से $750 मिलियन का लोन मिला है। वैसे देखें तो 75 करोड़ डॉलर के आसपास की ये रकम बैठती है और 5 साल के लिए 2 जापानी बैंक है, जिसमें MUFG और SMBC यानी कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, इनके नाम शामिल है जिनसे इनको लोन मिलता हुआ दिखा है। और ये रकम जो है वो राजस्थान में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल की जाएगी। इस ग्रुप की 18 महीने में कुल मिलाकर $1.5 अरब जुटाने की योजना है। दरअसल एक बड़ी प्लानिंग चल रही है इस ग्रुप में अंदर, जो कि डॉलर फाइनेंसिंग के ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत $1.5 बिलियन कुल जुटाए जाएंगे। उसमें से $750 मिलियन की रकम ऑलरेडी इनको मिल चुकी है जापानी बैंकों से, यानी कि येन आधारित लोन लेने पर इस कंपनी का, इस ग्रुप का पूरी तरह से फोकस है। 10 फरवरी को अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयरों में गिरावट के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली और उस दिन आप देखें अदानी एनर्जी के शेयर में सबसे ज़्यादा करीब 2.25% के आसपास की हमने गिरावट बनती हुई दिखी। 10 फरवरी को ही खबर थी कि अंबुजा सीमेंट को NCLT से एक अहम मंजूरी मिली है। सांगी इंडस्ट्रीज़ के अंबुजा सीमेंट्स के साथ मर्जर को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इस मर्जर के तहत सांगी इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयरों के बदले में 12 शेयर जारी किए जाएंगे अंबुजा सीमेंट्स की ओर से। फिलहाल सांगी इंडस्ट्रीज़ में अंबुजा सीमेंट की 52.08% हिस्सेदारी है। 10 फरवरी को अंबुजा सीमेंट के शेयर में करीब 0.1% की गिरावट के साथ 538 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंटरडे में ये शेयर 533 रुपये तक भी फिसल गया था। हाल ही में लिस्टेड कंपनी ट्रैक्सन टेक, इसके शेयर में इस हफ्ते 20% का अपर सर्किट लग गया। दरअसल हुआ ये कि मुकुल अग्रवाल ने इस कंपनी के 6.6 करोड़ रुपए की रकम में 20 लाख शेयर खरीदे हैं, ऐसी खबर निकल के सामने आई थी और 10 फरवरी को बल्क डील के जरिए 1.88% हिस्सेदारी खरीदी गई है। 20% की बड़ी तेजी के बावजूद एक साल में देखें तो ये शेयर करीब आपको 45% नीचे नजर आएगा, क्योंकि 2022 में 80 रुपये के दाम पर इसका IPO आया था और इशू प्राइस से देखें तो शेयर अब भी करीब 52% नीचे नजर आएगा आपको। 10 फरवरी को ट्रैक्सन टेक के शेयर में 20% के उछाल के बाद करीब 13% ऊपर 38 रुपये 18 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है नीडो, जिसमें $23.2 करोड़ का निवेश किया जाएगा और यह निवेश होगा कार्लाइल के कंसोर्टियम की ओर से। कार्लाइल सार्दो और सेलिसबरी इन्वेस्टमेंट्स, ये इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है नीडो, उसमें 45% हिस्सेदारी खरीदेंगे और इस सब्सिडरी कंपनी में इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 2100 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश किया जाएगा। ये जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है उसमें स्ट्रेटेजिक मेजॉरिटी इन्वेस्टर के रूप में कंसोर्टियम कामकाज करेगा और माना जा रहा है कि 31 जुलाई 2026 तक दोनों पार्टियों के बीच में यह डील पूरी होने की उम्मीद है। 10 फरवरी को ईडलवाइज फाइनेंशियल के शेयर में 9% से ज्यादा की मजबूती के साथ 121 रुपये 47 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। एक रणनीति के तहत FMCG कंपनी मैरिको ने अधिग्रहण की घोषणा की है। इनकी सब्सिडरी कंपनी ने
स्किनेटिक का 75% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। ये वियतनाम की कंपनी है जो कि ब्यूटी और पर्सनल केयर कारोबार से जुड़ी हुई है और ये सौदा 262 करोड़ रुपए की रकम में तय किया गया है। ये सौदा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मायने रखता है, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया में प्रीमियम स्किन केयर और D2C सेगमेंट में इस कंपनी की जो मौजूदगी है वो इस डील के जरिए और मजबूत होती हुई नजर आएगी और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे तेज ग्रोथ वाले मार्केट्स में से एक वियतनाम को ही माना जाता है। तो इस कंपनी के लिहाज से देखा जाए ये डील काफ़ी अहम मानी जा रही है। 10 फरवरी को मैरिको के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 764 रुपये 85 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंट्राडे में शेयर 749 रुपये 40 पैसे तक भी फिसल गया था। जियो फाइनेंशियल ये अगला नाम है जिसने एफडी के बाजार में कदम रख लिया है। जी हां, जियो फाइनेंस ऐप ने एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है फिक्स डिपॉजिट्स के लिए, यानी कि एफडीज के लिए ये प्लेटफॉर्म पेश किया गया है। अलग अलग बैंकों और एनबीएफसीज की ओर से जो एफडीज लॉन्च की जाती हैं उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तय किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए होगा क्या, एफडीज की जो डिजिटली तुलना यानी कि कंपैरिजन, निवेश और ट्रैकिंग, ये सब यूजर्स की ओर से बड़े आराम से घर बैठे ही अपने मोबाइल के ऊपर, अपने डिवाइस के ऊपर की जा सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर में बड़ा मूवमेंट आने के लिए 6 महीने के आसपास का समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाए, ऐसा लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी का मानना है। 11 फरवरी को शेयर एकदम सपाट 270 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 268 रुपये 30 पैसे तक भी फिसल गया था। बीएचईएल में सरकार ने इस हफ्ते ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए 5% हिस्सेदारी बेची है। 10 फरवरी की शाम को खबर आई थी कि सरकार ओएफएस में 5% हिस्सा बेचकर 4,422 करोड़ रुपए जुटाएगी। 3% हिस्से का बेस ऑफर है और 2% अतिरिक्त हिस्सा तब बेचा जाएगा अगर पहला पार्ट जो है ओएफएस का उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 254 रुपये तय किया गया, जो कि उस समय का जो मार्केट प्राइस था वहाँ से करीब 8% के डिस्काउंट पर है। 11 फरवरी को नॉन रिटेल यानी कि संस्थागत निवेशकों के लिए ये ओएफएस का हिस्सा खुला था, जो कि 2.3 गुना बढ़ता हुआ नजर आया था। 9.4 करोड़ शेयरों का ऑफर था, उसके सामने 22 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की बोली इस कंपनी को मिली है। 11 फरवरी को बीएचईएल के शेयर में 5.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 260 रुपये 65 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 12 फरवरी को खबर थी कि नॉन रिटेल निवेशकों के अच्छे रिस्पांस के बाद सरकार ने ग्रीन शू ऑप्शन को एक्साइज करने का विकल्प चुना है। 12 फरवरी को रिटेल निवेशकों का हिस्सा खुला था और वो 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। उस दिन यानी कि 12 फरवरी को बीएचईएल के शेयर में मामूली सी गिरावट के साथ 260 रुपये 60 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई, जबकि दिन के दौरान ये शेयर 265 रुपये 80 पैसे तक भी उछल गया था। ईवी बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी में संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है। 11 फरवरी को एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी इस कंपनी में। 710 रुपये के भाव पर 520.7 करोड़ रुपए में NIIF2 ने 73.3 लाख शेयर इस कंपनी के बेचे हैं। माना जा रहा है कि उनकी ओर से 1.92% हिस्सा पूरी तरह से जो उनके पास था पहले वो इस ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया है, ऐसी बाजार में खबरें थी। उस दिन जब ब्लॉक डील हुई तो 11 फरवरी को एथर एनर्जी का शेयर 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 716 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 736 रुपये 55 पैसे तक चढ़ भी गया था। 11 फरवरी की शाम को जो ब्लॉक डील की डिटेल्स आई उसके हिसाब से 4 बड़े संस्थागत निवेशकों ने मिलकर इस कंपनी का 1.92% हिस्सा खरीदा है, जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और व्हाइट ओक कैपिटल शामिल है, जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। इस उत्साह में 12 फरवरी को एथर एनर्जी का शेयर 1.5% उछला था, लेकिन 13 फरवरी को शेयर पर दबाव रहा और इंट्राडे में शेयर 692 रुपये तक भी फिसल गया था। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी इस हफ्ते में घटाई है। 682.3 करोड़ रुपए की रकम में करीब 4% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और ब्लॉक डील के जरिए 23,32,000 शेयरों का सौदा हुआ। माना जा रहा था कि प्रोमोटर्स की ओर से इस ब्लॉक डील में 3% हिस्सेदारी बेची जा सकती है। इन खबरों के बीच में 12 फरवरी को नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों बाद 3,015 रुपये का लोच हुआ, लेकिन बाद में रिकवरी हुई और शेयर 1.5% से ज़्यादा की बढ़त लेकर 3,201 रुपये 90 पैसे के लेवल पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 12 फरवरी की शाम को इस ब्लॉक डील की डिटेल्स आई, जिसके मुताबिक इनके एक प्रमोटर संजय लोधा ने 3,058 रुपये 70 पैसे के भाव पर 8,99,000 शेयरों की बिकवाली की है। नवीन लोधा ने इतने ही भाव पर 3,93,000 शेयरों की बिकवाली की और विवेक लोधा ने भी इसी प्राइस पर सिमिलर क्वांटिटी और नीरज लोधा की ओर से भी यही प्राइस पर यानी कि 3,058 रुपये 60 पैसे पर
3,93,000 शेयरों की, जो कि करीब 0.7% हिस्सेदारी के बराबर बैठते हैं, इतने शेयरों की बिकवाली की गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर में गिरावट पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा एसआर वेल्थ के फाउंडर पार्टनर लोकेश सेठिया जी का मानना है। 13 फरवरी को नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर में 3102 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली और करीब 2% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग भी देखने को मिली। फेडरल बैंक में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से बड़ा निवेश आने वाला है। दरअसल हुआ यह है कि आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप को हिस्सा खरीद के लिए इस बैंक में मंजूरी मिल गई है। उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और आईसीआईसीआई बैंक ग्रुप की जो बाकी एंटिटीज़ हैं, बाकी कंपनियां हैं, उनको आरबीआई से मंजूरी मिली है अगले 1 साल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.95% तक करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैंक में ग्रुप की ओर से बड़ा निवेश आता हुआ नजर आ सकता है और इसी उत्साह में 12 फरवरी को फेडरल बैंक के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 287 रुपये 10 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि खुलने के कुछ ही मिनटों बाद शेयर में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी दिखा था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है ऑन द रडार, और आपको लिए चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है गॉडफ्रे फिलिप्स से जुड़ी हुई। बीना मोदी और समीर मोदी के बीच में जो मामला चल रहा है उसने एक नया मोड़ ले लिया इस हफ्ते में। दरअसल हुआ यह है कि बीना मोदी और समीर मोदी मामले में दिल्ली की कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कंपनी की जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बीना मोदी और उनके सिक्योरिटी ऑफिसर सुरेंद्र प्रसाद को कोर्ट की ओर से समन भी दिया गया है। कोर्ट ने माना है कि समीर मोदी पर कथित हमले में बीना मोदी की संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट के पर्याप्त सबूत मिले हैं। कोर्ट ने बीना मोदी समेत 3 लोगों को 7 मई को पेश होने का भी निर्देश दिया है। दरअसल हुआ ये था कि समीर मोदी को 30 मई 2024 की जो बोर्ड बैठक थी उसमें जाने से रोका गया था और कथित रूप से उनके ऊपर हमला भी किया गया था। समीर मोदी ने, जो बीना मोदी उनकी मां हैं, जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर से हमला करने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको लेकर दिल्ली की कोर्ट की ओर से इस हफ्ते एक बड़ा फैसला आता हुआ नजर आया। इसका शेयर पर हमने इम्पैक्ट देखा 12 फरवरी को, जिस दिन गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर में करीब 1/4% की गिरावट के साथ एक 2,129 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि इंट्राडे में शेयर 2,100 रुपये के नीचे फिसल गया था। 2,086 रुपये तक भी ये स्टॉक फिसलता हुआ नजर आया था। एसआर वेल्थ के लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि यह शेयर शायद आपको 1,600 रुपये तक भी फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। एक और ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। जब आप हमारे किसी भी वीडियो पर आएंगे, ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे, ये 3 विकल्प आपके सामने आएंगे। आप इनमें से कोई भी प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए। उसके बाद हम आपके सवालों के जवाब प्रतिबद्धता के साथ देंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।